नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन अरुण प्रभा के एक और नए कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के दिन यानी 14 सितंबर 2023 आज पूरे देश में हिंदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। आप सभी को पता है कि आज अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी पूरे विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दर्शकों, आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम हिंदी दिवस का महत्व नामक विषय पर एक छोटी सी परिचर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। आइए आपको उनसे मिलाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारो सिंधिक जी। सर, आप अरुणाचल प्रदेश या उत्तर पूर्वी क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रख्यात युवा कवि हैं। आपको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2017, कलिंगा साहित्यिक युवा पुरस्कार 2021 जैसे बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और इसी के साथ आप अरुणाचल प्रदेश के एक प्रख्यात संगीतकार भी हैं। आप वर्तमान में देहरानातुंग शासकीय महाविद्यालय ईटानगर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। वह कोई और नहीं, डॉक्टर तादामृति जी हैं। सर, आप शासकीय महाविद्यालय दोईमुख के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। आपने पूर्वोत्तर भारत का आधुनिक हिंदी साहित्य इस विषय पर पीएचडी किया है। इस विषय पर पीएचडी करने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। आपका साहित्य के प्रति प्रेम काफ़ी सराहनीय है। आप हमेशा ही साहित्य से संबंधित कार्यक्रमों में अपना अतुलनीय योगदान देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं समय ना गंवाते हुए इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। मैं तादम सर से जानना चाहूँगा कि सर 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाई जाती है? नमस्कार। अरुण प्रभा चैनल के सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। सबसे पहले मैं अरुण प्रभा चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए अवसर प्रदान किया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब भारत के संविधान बन रहे थे तो भारत को एक राजभाषा की आवश्यकता थी। भारत की शासन को चलाने के लिए एक राजभाषा की आवश्यकता थी, सरकारी कार्य वगैरह करने के लिए। तो इसके लिए संविधान सभा में बहुत परिचर्चा होने के बाद, वाद विवाद के बाद, हिंदी को, जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है, इसको भारत की राजभाषा के रूप में इसी दिन 14 सितंबर 1949 में इसको स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने सुना कि 14 सितंबर को क्यों हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित कर दिया गया था और इसी दिन को याद रखने के लिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने हिंदी का चयन क्यों किया? आप हिंदी में प्राध्यापक हैं, तो आपने हिंदी का चयन क्यों किया? अपने विद्यार्थी होने के समय आप हिंदी का चयन आपने क्यों किया? जी, हिंदी को चुनने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मेरे गांव में एक शिक्षक थे जो अभी रिटायर हो गए। तो प्राइमरी स्कूल्स में सर अकेले ही गांव में प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। तो वो हिंदी भाषी थे, हिंदी भाषी यानी कि बिहार से थे सर, और सर हिंदी ही पढ़ाते थे और बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते नहीं थे। तो हिंदी में उसी सर के वजह से उनका नाम है केपी सिंह सर, उनके वजह से मेरी रुचि हिंदी में बढ़ी। फिर आगे जाके जब
मैं एमए में ज्वाइन किया, हिंदी विषय को लेकर एमए में यूनिवर्सिटी में जब ज्वाइन किया तो वहाँ मुझे बहुत अच्छे अच्छे मित्र मिले। अभी मेरे साथ में है डॉक्टर तारा सिंधिक जी, हम लोग बैचमेट है, तो अच्छे अच्छे मित्र मिले, फिर अच्छे अच्छे शिक्षक मिले, जिनके कारण हिंदी में और भी रुचि बढ़ी और इस क्षेत्र में मतलब अध्यापन के क्षेत्र में अपनी जो वो है अपना ये पैसा कह सकते हैं इसको बनाने की सोची। जी सर, और आज आप इस मुकाम पर हैं, आप आज हज़ारों विद्यार्थियों को आप ज्ञान प्रदान करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तारो सर से पूछना चाहूँगा, सर आज आपको सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के साहित्य जगत में और देश भर में आपने काफ़ी नाम कमाया है साहित्य के जगत में, तो सर आपने हिंदी का चयन क्यों किया था? अपने विद्यार्थी होने के समय में हिंदी का चयन क्यों किया था? आपको सर तब लगता था कि आप भविष्य में जाके इतने बड़े मुकाम हासिल कर पाएंगे? सबसे पहले तो फिर से दूरदर्शन के अरुण प्रभा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हिंदी दिवस की ढेरों बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। और जहाँ तक मेरे हिंदी के प्रति आकर्षण का प्रश्न है, मुझे ठीक याद नहीं है कि हिंदी के प्रति मेरा लगाव कब से हुआ, क्योंकि ये बहुत बचपन की बात है, जब मैं बहुत छोटा था, 5वीं कक्षा। और हमारे गांव में ऐसा नहीं है कि हम प्रिपरेटरी लेवल से यूकेजी एलकेजी यूकेजी से पढ़ाई करते, ऐसा नहीं, हम सीधा क्लास 1 में दाखिला लेते थे, यानी कि बहुत बाल्यकाल से ही। और 5वीं कक्षा तक तो हम बहुत छोटे ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा हिंदी के प्रति अनायास एक आकर्षण उसी समय से बढ़ गया था। और जैसे मेरे मित्र तादम सर ने अपने गुरु का जिक्र किया है, उसी तरह से मैं भी एक उस गुरु जी को हमेशा याद करता हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो स्वर्गवास हो चुके हैं। उनका नाम है स्वर्गीय DR सिंह। उनका पूरा नाम भी अब मुझे याद नहीं है। उन्होंने मेरे अंदर की हिंदी की उस प्रतिभा को तराशने में अपना पूरा योगदान दिया है। उन्होंने पहचाना कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं हिंदी की एक प्रतिभा जो है वो छुपी हुई है, क्योंकि मैं अपने क्लास में हिंदी में सबसे ज़्यादा अव्वल मेरा हुआ करता था। हर एग्ज़ाम में सर कुछ भी पूछो तो मैं जवाब दे देता था। तो इस तरह से मेरा अनायास ही एक बोलते हैं कि नेचुरल एक अट्रैक्शन था, नैसर्गिक आकर्षण हिंदी के प्रति था। तो जब आकर्षण है हिंदी के प्रति और हिंदी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे मेरा क्लास बढ़ता गया तो हिंदी के प्रति मेरा आकर्षण और भी मजबूत होता गया। फिर 11वीं कक्षा में हमें चयन करना होता था कि आप हिंदी पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक सी बात मैंने हिंदी को ही चुना, क्योंकि हिंदी में ही मैं बहुत अच्छा कर सकता था और हिंदी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो सिलसिला फिर कॉलेज में आया। कॉलेज में आके फिर उस वक्त ऐसा सिस्टम होता था कि फर्स्ट ईयर पास करने के बाद हमें ये एक सब्जेक्ट चुनना होता था, मेजर सब्जेक्ट, ऑनर्स सब्जेक्ट। तो उसमें मैंने हिंदी को चुना, क्योंकि तब भी मेरा हिंदी के प्रति मेरा लगाव बहुत ज़्यादा था। मतलब मैं हिंदी को छोड़ के दूसरा और सब्जेक्ट मैं सोच ही नहीं सकता था। फिर यूनिवर्सिटी में गए, अभी जैसे तादम सर ने बताया, हम मिले वहाँ फिर हमारी मुलाकात फिर आज तक मेरे जीवन काल में सबसे श्रेष्ठ गुरुजी प्रोफेसर अमरेंद्र त्रिपाठी से हमारी मुलाकात हुई। हम दोनों उनके शागिर्द हैं। तो उसके बाद तो फिर मतलब हिंदी से हम अलग हो जाए ऐसा तो कोई प्रश्न ही नहीं था। उसी से ही हमारा फिर एक लक्ष्य निर्धारित हो गया कि हिंदी में ही हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर MA की पढ़ाई पूरी की, नेट पास किया, फिर इस व्यवसाय में आ गए। तो इस तरह बचपन से ही एक लगाव रहा है। तो बाकी सब्जेक्ट चुनना नहीं चुनना ऐसा कोई कभी दुविधा आया ही नहीं। बचपन से ही हमारा रास्ता एकदम साफ था कि हम आगे जाएंगे, कुछ करेंगे तो हिंदी के माध्यम से ही कुछ कर सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ बैठे हैं और इस परिचर्चा में शामिल हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने सुना कि सर ने क्यों हिंदी को अपना विषय चुना
क्योंकि उसमें सर के मन में कोई दुविधा नहीं थी। उनका लक्ष्य जो उनका जो विज़न जो बहुत क्लियर था कि उन्हें हिंदी में ही अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं तादम सर से जानना चाहता हूँ, सर आपने विद्यार्थी जीवन को काफ़ी करीब से जिया है और आज भी आप विद्यार्थी के काफ़ी करीब हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि तब की हिंदी, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप विद्यार्थी थे, तब की हिंदी और आज की हिंदी में क्या क्या बदलाव आए हैं या हिंदी में क्या क्या विकास आए हैं? जी सर। जी, जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस समय की हिंदी और आज की हिंदी में वाकई बहुत फ़र्क आ गया है। तो उस समय क्या था कि टेक्नोलॉजी की भी कमी थी। जैसे आजकल के बच्चे टीवी से बहुत कुछ सीख लेते हैं। टीवी में कार्टून चैनल्स है, फिर न्यूज़ चैनल्स भी बहुत वैरायटी के हैं, आपके अलग अलग न्यूज़ चैनल्स है। फिर प्रोग्राम्स भी आजकल टीवी शोज़ में बहुत ज़्यादा है, जिनके वजह से बच्चे अब घरों में भी ऐसे है कि हिंदी ही बोलते हैं ज़्यादातर। जो शहरों में रहते हैं, माँ बाप घर में हिंदी में ही अपने बच्चों से बात करते हैं, जिसके कारण उनके उच्चारण में, उनके शब्द चयन में, फिर वाक्य संरचना वगैरह बहुत अच्छे हो गए हैं। और हमारे समय में क्या था कि टीवी गांव में एक ही होता था या फिर शहरों में भी टीवी था, लेकिन उसमें समस्या ये थी कि चैनल्स बहुत कम थे और बहुत कम लोग ये जो टीवी है इससे एक्सेस कर पाते थे, जिसके कारण उस समय, और ये भी था कि उस समय असमीज मीडियम से हिंदी मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम एजुकेशनल सिस्टम में भी 80s के दौरान ही हुआ ये चेंजेस जो है, तो 70s 80s के दौरान। तो उससे पहले हमारे जो बुजुर्ग है मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं, तो वे हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते थे, तो असमीज ही ज़्यादातर बोलते थे गाँव में, या फिर ज़्यादातर संपर्क भाषा असमीज ही थी उस समय। तो हिंदी धीरे धीरे हिंदी ने संपर्क भाषा का रूप लिया। तो इसलिए उस समय की हिंदी और आज की हिंदी में बहुत अंतर है। उस समय की हिंदी आप देखिए, उसमें असमीज मिश्रित बहुत देखने को मिलेगा, जबकि आजकल वो नहीं है। आजकल बहुत मानक हिंदी के करीब, मतलब मानक हिंदी बोलते हैं बच्चे। तो ये है। बहुत इसमें एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि कैसे हमारे प्रदेश में आज लोग इतने अच्छे तरीके से हिंदी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि पहले की तरह हमारे बच्चे जो है अब सिर्फ अपने ही घरों में या अपने ही राज्य तक सीमित नहीं है। बाहरी दुनिया के साथ संपर्क अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे यहाँ के लोग पढ़ाई के सिलसिले में या किसी और कामों में बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना रहता है। तो इस प्रक्रिया में भी क्या है, हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर की संस्कृतियों के संपर्क में आते हैं, वहाँ की भाषा के संपर्क में आते हैं, तो अनायास से हम उस संस्कृति से परिचित होते हैं और उस भाषा को सीख लेते हैं। तो आज बहुत सारे बच्चे जो है वो बाहर रहकर वापस अपने यहाँ पर लौट कर आते हैं, तो वहाँ की भाषा को भी साथ लेकर आते हैं। तो इस तरह से भी हिंदी भाषा इन लोगों ने सीखा है। आज ये ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे हिंदी इसीलिए बोले क्योंकि आप हिंदी पढ़ते हैं। बिना हिंदी पढ़े हुए लोग भी बहुत अच्छे हिंदी पढ़ते हैं। आप जिस व्यवसाय में अभी लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं आज जो एंकरिंग का काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, तो बहुत अच्छे हिंदी बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि उन लोगों ने हिंदी ही पढ़ी हो, ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो जिन लोगों ने हिंदी की पढ़ाई नहीं भी की हो, ऐसे ही जैसे टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया है, तो बहुत सारे टीवी चैनल्स तो है ही। फिल्म बॉलीवुड का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, DTH का बहुत बड़ा योगदान है। तो इनसे ही बच्चे बचपन से सीख कर आजकल हिंदी में महारत हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो आधुनिकीकरण ने भी किसी न किसी तरह से हमारे प्रदेश में हिंदी के इस प्रचलन को बढ़ाने में अपना एक योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। आप दोनों ने बताया कि हिंदी ने किस प्रकार
80 के दशक से लेकर आज तक हिंदी किस प्रकार विकसित होती आई है और इसका कारण क्या है। सर ने बताया कि आधुनिक जो तकनीकी युग है, तो तकनीकी जो यंत्र है या तकनीकी जो चीज़ें हैं उनसे प्रभावित होकर उनका फ़ायदा उठाकर आज हमारी हिंदी भी विकसित हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर से जानना चाहूँगा, मैं तादम सर से जानना चाहूँगा कि आपके अनुसार हिंदी दिवस क्यों मनाई जानी चाहिए। हिंदी दिवस मनाना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जिसको हम स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन जब भारत आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय भी भारतवासियों को जोड़ने के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही काम कर रही थी। बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर भारत आज़ाद होने के बाद इसको फिर राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय जो संविधान सभा है उसने स्वीकार किया राजभाषा के रूप में। लेकिन अभी तक आप जब देखते हैं तो हिंदी बहुत जगह लोकप्रिय तो है, लेकिन एक दो, मतलब मैं कहूँगा एक दो राज्य में हिंदी उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए, जिसके लिए हिंदी दिवस मनाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी ने क्या भूमिका निभाई स्वतंत्रता आंदोलन में, और आगे भी जाके भारत की जो अखंडता है इसको जोड़ के रखने में हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, और है भूमिका, अभी भी है। तो इसलिए लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है, हिंदी का महत्व को बताना ज़रूरी है। इसलिए हिंदी दिवस साल में एक बार मनाते हैं तो बहुत अच्छा है। दर्शकों, आपने सुना कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए। तो हिंदी दिवस को मनाने के पीछे का कारण सर ने आपको भली बातें बता दिया है। ऐतिहासिक कारण दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। मैं तारो सर से जानना चाहता हूँ, आज के विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति काफ़ी कम लगाव है, ऐसा लगता है दर्शकों को, और हमें भी ऐसा लगता है कि आज के विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति काफ़ी कम लगाव है। क्या इसके पीछे का कारण हिंदी में रोजगार की कमी है? आपके अनुसार किस तरह विद्यार्थियों में हिंदी पठन पाठन की रुचि पैदा की जा सकती है सर? सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न से मैं इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूँ कि आज के विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति कम लगाव है। मैं एक अध्यापक होने के नाते पिछले 13 वर्षों से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो उस 13 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति आकर्षण नहीं है। मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि साल दर साल कॉलेजों में जो हिंदी विभाग है, हर कॉलेज में, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ की तो बात ही अलग है। देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में, यहाँ तो लोगों का तो कॉलेज के प्रति एक वो क्रेज़ बोलते हैं इंग्लिश में, वो तो है ही। बाकी कॉलेजों में भी जो छोटी छोटी कॉलेजेस हैं, वहाँ भी बच्चे जो हैं बढ़ चढ़ के हिंदी को एक विषय के रूप में चुन रहे हैं। तो ये मैं नहीं मान के चलूँगा कि हिंदी के प्रति विद्यार्थियों का कोई लगाव जो है वो कम हो रहा है, मैं ये नहीं मानूँगा। जहाँ तक रोज़गार की बात है, थोड़ी सी दिक्कत इसमें ज़रूर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है कि वो एक प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना, वो हिंदी पढ़ने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म की कमी है। क्योंकि ये सब जानते हैं कि हम हिंदी भाषी तो है नहीं, हमारा प्रदेश हिंदी भाषी प्रांत में के अंतर्गत आता है। तो इसके चलते जो है हिंदी वालों को बहुत मुश्किल से केवल शिक्षण में ही, टीचिंग जॉब में ही अपने आप को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। लेकिन ये एक खुशी की भी बात है, क्योंकि जो भी हिंदी में आपने तालीम हासिल की है, चाहे ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, यदि आपके पास सही डिग्री है तो कम से कम टीचर की नौकरी तो पक्की है।
गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, गवर्नमेंट स्कूलों में हो, आपकी टीचर की जो नौकरी है वो तो पक्की हो जाती है। इस वजह से तो हम नहीं कह सकेंगे कि वो रोज़गार भी उसको नहीं मिलती, इतना वो भी हम नहीं मान सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो क्षेत्र केवल शिक्षण तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि अन्य और भी जगहों पर होना चाहिए। जैसे अगर हम मान के चले तो कोई भी ऐसा सरकारी अधिकारी जहाँ पर डायरेक्टर का पोस्ट हो, वहाँ पर एक हिंदी अधिकारी होना चाहिए, और हिंदी अधिकारी होना चाहिए तो वहाँ पर एक अनुवादक भी होना चाहिए, ट्रांसलेटर होना चाहिए। ट्रांसलेटर होगा तो हिंदी में टाइपिंग करने वाला एक टाइपिस्ट भी होना चाहिए। तो बदकिस्मती से ये हमारे यहाँ के सरकारी व्यवस्था में वो चीज़ें हैं नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनौती के अंतर्गत आ जाता है कि हिंदी पढ़ने के बाद हमारे विद्यार्थियों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चुनौतियाँ यही हैं कि हमारे पास ये नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। और जहाँ तक मीडिया की बात आती है, यहाँ भी मीडिया का फिर इस तरह का कोई मीडिया हाउस है नहीं, सरकारी मीडिया हाउस तो है नहीं कि बच्चे वहाँ पर जाकर काम कर सके। और ये जो प्रसार भारती की जो बात आती है, आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन हो गया, अब इसके लिए फिर सही प्रशिक्षण यहाँ पर मिलने को कोई जगह है नहीं, ऐसी कोई संस्था भी नहीं है कि आपको इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे आप कर रहे हैं, आपके साथ और भी साथी जो कर रहे हैं, ये तो आपकी अपनी ईश्वर प्रदत्त आपकी प्रतिभा है। आपने कभी कहीं सीख के तो नहीं आया, तो हर बच्चे तो ऐसा हो नहीं सकते। तो इस तरह से ये समस्या सरकारी है। मुझे लगता है हमारी सरकार को, जिस तरह से हमारे यहाँ पे बच्चे हिंदी में इतने अच्छे हैं, उसकी प्रतिभा को देखते हुए सरकार को इस तरह का एक मंच तैयार करनी चाहिए, और उस मंच में जाने के लिए सही प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसा व्यवस्था हो जाती है तो सिर्फ शिक्षण तक सीमित नहीं रहकर बच्चे जो है बहुआयामी हर जगह वो फैल सकते हैं, अपनी प्रतिभा को वहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हाँ, ये मान के हमें चलना पड़ता है कि सिर्फ टीचिंग जॉब तक ही वो सीमित है। लेकिन ये भी एक तसल्ली की बात है, बाकी सब्जेक्ट की अगर हम तुलना करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बाकी सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद भी उनको यहाँ वहाँ अलग अलग जगहों पे ढूंढना पड़ता है। इस कार्यक्रम और इस चैनल के माध्यम से मैं एक और मसले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारा स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यदि यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट को प्रीलिम के लेवल से ही अगर लागू किया जाए तो हमारे स्टूडेंट्स को और एक अच्छा मौका मिल जाएगा अपनी प्रतिभा को दिखाने में, या फिर उसकी जो रोज़गार की जो क्या कहते हैं संभावना है वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि अभी यहाँ क्या कर दिया कि उसको करटेल करके रख दिया। अब हिंदी वाले जो है प्रीलिम में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के कैसे आगे बढ़ सकते हैं? उन लोगों ने मेंस तक ही रखा है हिंदी को, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं रखा हुआ है। यदि प्रीलिम्स में भी रख दिया जाए तो हमारे बच्चे भी, हिंदी के बच्चे भी वो आगे जा सकते हैं, बड़े पद पर वो बैठ सकते हैं। तो और एक संभावना बढ़ेगी, संभावना बढ़ सकता है, और संभावना भी बढ़ सकती है। तो मैं सर आपसे और एक प्रश्न करना चाहूँगा कि एक ऐसी मान्यता है कि मातृभाषा जो लुप्त होने के कगार पर है, जो लुप्त होने का खतरा है, इसके पीछे का कारण लोग हिंदी को मानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोग हिंदी को मानते हैं कि जो मातृभाषा लुप्त होने जा रही है उसके पीछे का कारण हिंदी है। तो क्या सचमुच हिंदी की अधिक प्रचलन के कारण हमारी मातृभाषा खतरे में है सर? कुछ बात सही भी है और कुछ बात गलत भी है। इसमें हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में हिंदी का जितना प्रचलन हमारे प्रदेश में हुआ है उतना शायद ही किसी अन्य प्रांत में हुआ हो। तो ये तो सच है कि आज अरुणाचल प्रदेश के हर ज़िले में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर परिवार में हिंदी भाषा जो है वो बड़े धड़ल्ले से और बड़ी सरलता के साथ बोली समझी जाती है। लेकिन मैं इस बात से फिर मैं इनकार करता हूँ कि हिंदी के इस प्रचलन के कारण ही हमारी मातृभाषाओं का लुप्त होने की खतरा पैदा हुआ हो। मैं इस बात से फिर मैं इसको इनकार करता हूँ। मैं इसलिए इनकार करता हूँ कि कोई भी भाषा जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी और भाषा के लिए वो खतरा बन सकती है। यदि हमने इस भाषा को अपनाया तो हमने स्वयं अपनाया है,
किसी ने तो हम पर नहीं थोपा कि आप इस भाषा को ज़बरदस्ती प्रयोग करो, अपने घर में आप इसी भाषा का प्रयोग करो, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। ना ही ऐसी कोई संस्था है और ना ही हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में ऐसी कोई बात है कि आपको हिंदी ही पढ़नी है, हिंदी में ही बात करनी है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। तो हम लोगों ने तो अपनी मर्ज़ी से इसको अपनाया हुआ है। बल्कि मैं तो ये मान के चलता हूँ कि यदि हिंदी भाषा नहीं होती तो हमारे अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न समुदायों के बीच की जो भाषिक जो सेतु है वो क्या होंगी, उसके बीच की अभिव्यक्ति की जो माध्यम होगी वो क्या होंगी, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये कहना कि हिंदी के कारण हमारी मातृभाषा पर संकट आन पड़ी है तो ये गलत बात है। अगर मातृभाषा पर मुसीबत आई है तो इसकी जिम्मेदारी हम स्वयं हैं, हिंदी भाषा नहीं है। यदि हम अपने ही घरों में बचपन से ही अपने ही बच्चों के साथ मातृभाषा में वार्तालाप करना सीखें और उनको ये समझाएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है अपनी मातृभाषा को बचाए रखना, यदि ये चीज़ें घर में होती, हर घर में होता, तो मातृभाषा की संकट का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता। इसमें हिंदी भाषा आए ना आए उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर आप 2-3 भाषा सीख लेते तो इससे तो हमारा उल्टा फ़ायदा है। अगर हम हिंदी भाषा सीख रहे हैं या इंग्लिश भी सीख रहे हैं या कोई और भाषा हम सीख रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम बाहरी भाषा को सीख रहे हैं ताकि हम बाहर के लोगों से और अच्छे से जुड़ सकें। लेकिन हमारे यहाँ पर समस्या ये है कि हम तो अपने घरों में मातृभाषा का तो प्रयोग कभी करते नहीं। आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज कर उसको तो आप बचपन से इंग्लिश सिखा रहे हैं और घर जब आए तो आप उससे हिंदी में बात करते हैं, तो बच्चों को कहाँ से ये अवसर मिलेगा कि आप मातृभाषा सीखें। तो ये जो एक भाषिक समस्या जो हमारे समाज में उत्पन्न हुई है, इस समस्या का जड़ तो आपका अपना घर है, परिवार है। आप अपने ही घर में अपने ही ऐसा एक माहौल बनाया ही नहीं जहाँ पर आप मातृभाषा सीखें। उसमें आपने जिम्मेदारी थोप दिया हिंदी को कि हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, इसीलिए आप हिंदी के कारण जो है मातृभाषा ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप अंग्रेज़ी को फिर क्यों नहीं बोलते हैं? जब बच्चे जो है बहुत धड़ल्ले से अंग्रेज़ी बोलते हैं तो आप तो बहुत गर्व करते हैं, फिर बहुत पड़ोसियों को आप सुनाते हैं, आस पड़ोस के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को बोलते हैं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, ये है। तो उसको तो आप बोलते नहीं, सिर्फ हिंदी के प्रति ही आपका ये रवैया क्यों है? तो ये 2 बातें हैं कि एक तो आप मातृभाषा खुद प्रयोग नहीं करते, बच्चों के लिए वो अवसर नहीं देते, और दूसरा अब हिंदी भाषा को इस तरह के आरोप ठोप दिए जाते हैं। तो मेरी नज़र से ये गलत है। जी, मैं तारो सर की बातों में और थोड़ा जोड़ना चाहूँगा कि ये देखिए भूमंडलीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में और अभी जो बाजारवाद है, इसमें ये सच्चाई आपको जानना पड़ेगा कि आपकी भाषा जो है, जो भाषा आपको रोजगार नहीं देते, तो वो एक ना एक दिन उसकी विलुप्ति जो है वो निश्चय है अगर आप प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि जो भाषा या फिर जो भी कुछ आप उससे आप रोजगार नहीं पाते हैं तो आप धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं और जो रोजगार की भाषा है उसी को अपना लेते हैं। तो आपको बचाने की ज़रूरी है, आपको बचाने का कर्तव्य आपके ऊपर ही है। सर ने जैसे कहा कि घरों में, अपने घरों में अपनी मातृभाषा बोलिए। इसीलिए भारत ने त्रिभाषा सूत्र जो दिया है भारतीय संविधान में, कि त्रिभाषा सूत्र मतलब ट्री लैंग्वेज पॉलिसी जो है, तो इसमें आप अपने घरों में अपनी मातृभाषा बोलिए और संपर्क भाषा के रूप में, और अपना जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे असम में असमिया है और अरुणाचल में हिंदी है संपर्क भाषा के रूप में, इसको आप अपना सकते हैं। और एक जो है आप कार्यालयी भाषा है, तो उसको तो आपको सीखना ही है जैसे भी हो। तो ऐसे में आपको जिम्मेदारी आपके ऊपर है आपकी मातृभाषा को बचाने का। और दूसरी बात यह है कि बाजारवाद के कारण आज आप कह रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा के लिए खतरा है, लेकिन मेरा इस विषय पर बहुत चर्चा होती है। तो एक मित्र मुझे मिला मेघालय से, इस बात पर जब चर्चा हुई हम लोगों में, तो उन्होंने यही कहा कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ हिंदी जिस रूप में काम
कर रही है, तो वैसे ही मेघालय में इंग्लिश है, वहाँ संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। तो वहाँ इंग्लिश भी उनकी भाषा के लिए, उनकी मातृभाषा के लिए खतरा है इसके हिसाब से। तो जो भी बड़ी भाषा है वो छोटी भाषा के लिए खतरा तब है जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं निभाते, आप अपना कर्तव्य मतलब अपने घरों में अपनी भाषा मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपकी भाषा के लिए आज हिंदी नहीं तो कल इंग्लिश वो आपके लिए खतरा बनेगा। कोई ये दोनों नहीं होने से भी कोई अलग भाषा जो है उसके लिए खतरा बनेगी। लेकिन आप अपनी भाषा को अपने घरों में बोलते हैं तो कोई भी भाषा आप सीख लीजिए, ये आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए काम आता है। तो जितनी भाषा सीखिए उतनी ही अच्छी है। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू 17 भाषाएं जानते थे, तो वो तो गर्व की बात है ना, भाषा जानना गर्व की बात है, लेकिन अपनी भाषा को खो देना वो गलत बात है। जी सर, आप दोनों ने खारिज किया है इस बात को कि मातृभाषा के लिए हिंदी एक खतरा है, तो मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ, मैं भी इससे सहमत हूँ कि हिंदी जो मातृभाषा के लिए खतरा है, क्योंकि हम अपने जो निजी आदत है उसी के कारण हिंदी अपनी मातृभाषा को खोने वाले हैं। क्योंकि हम बच्चों से घर में हिंदी में ही बातें करते हैं और बाहर भी बच्चे स्कूल में भी दोस्तों से हिंदी में ही बातें करते हैं, तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये अपनी निजी आदत के कारण मातृभाषा विलुप्त होने के कगार पर है या विलुप्त होने का खतरा है उसमें। तो इसमें हिंदी का विशेष रूप से कोई खतरा नहीं है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा तादम सर से कि भारतीय संविधान ने 14 सितंबर सन 1949 को ही हिंदी को राजभाषा के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया, परंतु आज तक इतने वर्षों बाद भी हिंदी पूर्ण रूप से राजभाषा या कार्यालय भाषा के रूप में स्थापित नहीं हो पाए हैं। इसके पीछे क्या कारण है, आपको क्या लगता है? भारत में हिंदी पूरी तरह से राजभाषा के रूप में इसलिए आकार नहीं ले पाया है क्योंकि भारत, देखिए इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ कई संस्कृतियाँ हैं, कई भाषाएं हैं। तो ऐसे में क्या है कि लोग जो हिंदी भाषा है उसको, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा की है, जो खतरा जो महसूस करते हैं वो अनायास ही अनभिज्ञता के कारण उसको खतरा मान ले रहे हैं। एक दो प्रदेश है जो हमेशा इनका विरोध करता आया है, लेकिन अभी धीरे धीरे उनका भी नज़रिया बदल रहे हैं। तो एक तो ये है कि अब खतरा महसूस करते हैं अनायास ही, वो बेकार है मुझे लगता है। और दूसरा ये है कि अंग्रेजी इसको कॉलोनियल माइंडसेट कहते हैं, जो इंग्लिश टर्म में वो है हमारे अंदर। अंग्रेजी पर हम कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदी में नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने लगभग 200 सालों तक 150 साल हमें राज किया, जिसके कारण उस भाषा को हमने सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया, जिसके कारण इसको लोग जल्दी नहीं छोड़ पा रहे हैं। और हम उस भाषा को इससे भी जोड़ के देखते हैं कि अंग्रेज़ हमें रूल किया, हमें शासन किया, तो अंग्रेज़ों को हम हमेशा अपने से उत्तम प्रजाति के रूप में हम लोग देखते आए हैं, जिसके कारण अंग्रेजी को स्वीकार तो कर लेते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार नहीं कर पाए कुछ प्रदेश। तो ऐसे में बहुत मतलब 3-4 प्रदेश है जो अभी भी हिंदी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये है एक कारण, महत्वपूर्ण कारण ये। सर थारो सर, आपकी इसमें क्या राय है कि ये जो अभी सर ने चर्चा की, सर ने बताया, तो इसमें आपकी क्या राय है? जी, ये तो एक तादम सर ने जो कहा है उसी की सहमति में ही मैं बात करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण तो यही है कि
जो विविधतापूर्ण जो हमारे भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वही विशेषता हमारे लिए बहुत बड़ा एक समस्या भी है। हम लोग कहते हैं कि अनेकता में एकता बहुत सौंदर्य का एक कारण है, लेकिन यही अनेकता जो है कई बार बहुत बड़ी समस्याओं का कारण बन जाता है, जिसका एक कारण यही भी है क्योंकि हर प्रदेश की अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाएं हैं। तो उस प्रादेशिक भाषाओं में वो एक अन्य भाषाओं को उसको स्वीकार करें एक मूल भाषा के रूप में, तो ये थोड़ी सी एक उनके लिए समस्या हो जाती है। इसी कारण हिंदी भाषा को अभी भी राजभाषा का वो दर्जा पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाया है। हालांकि संविधान में तो ऐसे प्रावधान है कि जिस समय ये संविधान बनाया गया उसके 15 वर्ष तक जहाँ जहाँ पर अंग्रेजी भाषा में सरकारी कार्यों का वो प्रचलन था, उसमें हिंदी वापस आनी चाहिए, लेकिन वो कभी आ नहीं पाया। तो उसका तो फिर वही है कॉलोनियल माइंडसेट वाली जो बात आती है कि हमारे ही देशवासियों में, चलो हिंदी भाषाओं को तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो हिंदी उनकी अपनी भाषा नहीं है, हमारी भी हिंदी अपनी भाषा नहीं है। तो हम शायद ही कभी हिंदी को एक आधिकारिक रूप से राजभाषा के रूप में उसे स्वीकार कर सके, शायद वो दिन आ भी सकते, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता। तो हिंदी भाषाओं को तो छोड़ ही दो, जो हिंदी भाषी हैं उन लोगों में भी ये समस्या है कि वो अपनी ही भाषा को बहुत हीन समझते हैं। मैं इस बात को कई सारे मंच में मैं बोल चुका हूँ, बहस भी होती रहती है हिंदी भाषाओं के साथ, कि ये लोग मंच पर जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें हिंदी के प्रति ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हिंदी को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर क्या करते हैं, उनका कहीं ना कहीं रुझान जो है वो अंग्रेज़ी भाषा की तरफ ही होता है। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, उसका उदाहरण जो है, सब हिंदी वाले हैं लेकिन उनके बच्चों को वो कॉन्वेंट स्कूल में भेजेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही भेजेंगे, और वो नहीं चाहेंगे कि वो हिंदी पढ़ें। तो जब आप अपने ही घरों में अपने ही बच्चों को आप हिंदी वाले होकर हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी नहीं सिखाएंगे, तो राजभाषा तो बहुत बाद का चरण हो गया ना। और नॉन हिंदी वेल्थ में तो ये तो और भी बहुत दूर वाली बात हो गई। आप पहले अपने घर से शुरू करिए, अपने घरों में आप हिंदी को वो सम्मान दिलाइए, पहले में जो हुआ करता था। अब उस गरिमा को तो आपने खो दिया और आप बस मंच से जाकर बोलते रहेंगे कि हिंदी को ऐसा करना है, हिंदी की ये विशेषता है, हिंदी की वो विशेषता है। लेकिन अब जब अंग्रेजी की समतुल्य उसको लाने की बात आती है तो आप पीछे रह जाते हैं। इसी कारण से भी हिंदी जो है वो राजभाषा का रूप नहीं धारण कर पाई है अपनी ही जगहों में। हमारे जैसे नॉन हिंदी स्पीकिंग जो राज्य हैं, हिंदी भाषी प्रांत है, वहाँ तो फ़िलहाल बहुत ये है ना, ये सपना काफ़ी दूर है हम सब से। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो कारण हैं, एक तो भारत की विविधता है और दूसरा जो पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट है जी, वह है। ये दो बातें। भारत की विविधता पर याद आई, भारत की विविधता पर एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, ये कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर वाणी। तो हर कोस में वाणी, हर 4 कोस में वाणी बदल रही है। तो यही एक बड़ा कारण भी बन जाता है जिसके चलते राजभाषा के रूप में हिंदी को, केवल हिंदी को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोस कोस में वाणी बदल रही है। तो यही एक मुख्य कारण है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, तारो सर से मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में हिंदी की क्या स्थिति है? इस पर तो लगभग हमने बातें कर ही ली है। हिंदी की जो स्थिति है, मैंने शुरू में ही कहा कि संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में हिंदी की जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। सबसे ज़्यादा बेहतर 2 मायने में है, 3 मायने में है। एक तो ये है कि हमारे प्रदेश की जो संपर्क भाषा है वो हिंदी है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकते। यानी कि जो 26 प्रकार की जनजातियां हैं, इन जनजातियों को जोड़ के रखने में हिंदी की ही भूमिका है संपर्क भाषा के रूप में। जी सर। दूसरा यह है कि जो शैक्षणिक जो व्यवस्था है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि हिंदी जो है वो बहुत ही एक लोकप्रिय सब्जेक्ट है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर हिंदी एक लोकप्रिय सब्जेक्ट है तो ये अपने आप में इसकी जो लोकप्रियता है उसको वो दर्शाता है। तीसरा,
साहित्य भाषा की जो महत्ता है वो वहाँ स्थापित होती है जहाँ पर उसको एक साहित्यिक रूप दिया जाए। तो हमारे प्रदेश में आज बढ़ चढ़ के हिंदी में साहित्यिक कृतियाँ सामने आ रही हैं, उपन्यास आ रहे हैं, जीवनी आ रही हैं, आत्मकथा, कविताएं तो हैं ही, फिर रेखाचित्र संस्मरण लिखे जा रहे हैं। तो विभिन्न जो साहित्यिक विधाएं हैं उन विधाओं में साहित्य लिखी जा रही हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्रदेश में हिंदी अब कितना एक ताकतवर भाषा के रूप में अब ये उभर कर सामने आई है। जी सर, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि आज के इस दिन आप दोनों की तरफ से कोई संदेश है हमारे दर्शकों के लिए, खासकर विद्यार्थियों के लिए, कि हिंदी महत्वपूर्ण है और हिंदी दिवस के संदर्भ में आप कुछ संदेश देना चाहोगे अपने दर्शकों को? तादम सर शुरू करेंगे। जी, मैं अपनी ओर से यही, जितने भी दर्शक हैं सबको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हिंदी का एक ऐतिहासिक महत्व है और भारत को जोड़ने के लिए यही एक भाषा है जो भारत की अखंडता को बनाए रखने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और हम इसी भाषा के साथ भावनात्मक रूप से हम जुड़ सकते हैं एक दूसरे से। इसलिए हिंदी दिवस मनाना चाहिए और हिंदी का महत्व को हमेशा याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी ख़ासकर जो विद्यार्थी जो समुदाय हैं उनको मैं ये आज के इस ख़ास उपलक्ष्य में ये संदेश देना चाहूँगा कि हिंदी भाषा ठीक हमारी उस माता के समान है। जैसे हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ मदर्स डे में ही उस माँ का जो महत्व है वो उजागर होता है, ऐसा नहीं है। माँ का महत्व प्रतिदिन होता है, लेकिन उस ख़ास दिन में हम उसको और ज़्यादा समर्पित होकर उसको हम सम्मान दें, ये होता है। तो आज का ये हिंदी दिवस भी वैसा ही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हिंदी दिवस ख़त्म तो अन्य दिनों में हम हिंदी के महत्ता को भूल जाए, ऐसा नहीं। आज तो हम मनाएंगे ही मनाएंगे। पूरे देश भर में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन होता है, तो हम सदा हिंदी का सम्मान करें। इसका ये मतलब नहीं कि हम अन्य भाषाओं का विरोध करें। हिंदी की सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेज़ी भाषा का विरोध करें, ये भी नहीं। हो सके तो अंग्रेज़ी भी हमें सीखनी चाहिए और भी अन्य भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन हिंदी का ख़ास हमें इसलिए सीखना या उसको प्रेम करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये हमारी भाषा के स्तर पर राष्ट्र का प्रतीक है। क्योंकि इसी भाषा से हम ये कह सकते हैं कि ये भारत की एक ऐसी भाषा है जिससे भारत की एक पहचान बनता है। तो मेरी तरफ से ये संदेश है कि आप इसे मन से इसे प्रेम करिए, इसके साथ लगाव रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी की जो विकास यात्रा है वो कितनी लंबी है। हिंदी पहले बोलचाल की भाषा थी, फिर साहित्यिक भाषा बनी और आज पत्राचार कार्यालयों में पत्राचार के लिए भी प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी विकास की प्रगति पे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके चलते भूमंडलीकरण में भी हिंदी काफ़ी देशों में हिंदी का जो प्रसार प्रचार चल रहा है, चीन, जापान और यूनानी देशों में हिंदी काफ़ी चाव से बोली और लिखी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत जहां हिंदी का जन्म हुआ वहाँ बहुत जल्द ही हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित की जाएगी। इसी उम्मीद और इसी सोच के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं और अपने दोनों मेहमानों को भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।